जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता मीणा स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रयास इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे इस वर्ष की पहली सप्ताह की वीडियो है। इससे पहले भी हमने पिछले सप्ताह को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो डाली थी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वेस्टिंग टाइम के स्टार्ट करते हैं हमें क्लास को। तो हमारी पहली न्यूज है, इसरो का PSLV C60 स्पाइडेक्स अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग के लिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। इसरो ने हाल ही में स्पाइडेक्स जो है उसको लॉन्च किया है। ये रही न्यूज। अब इससे रिलेटेड आप चीजें समझ सकते हैं कि इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाइडेक्स। तो याद रखना है आपको सबसे पहले तो इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने हाल ही में स्पाइडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। और कहां से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। याद रखिएगा आपको यहाँ पे सतीश धवन स्पेस जो है कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड हम पहला प्रश्न समझते हैं। देखिए, स्पाइडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पाइडेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करना। दूसरा ऑप्शन है आपका उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग पर प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है आपका सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों का अन्वेषण करना। चौथा ऑप्शन है आपका पृथ्वी की जलवायु और मौसम पैटर्न की निगरानी करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रयोग करना। तो ये हमने समझ लिया स्पाइडेक्स के बारे में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसरो के बारे में, क्योंकि हम जो भी न्यूज करेंगे उसका स्टैटिक भी आपको समझाते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके जो फाउंडर रहे कौन रहे? विक्रम साराभाई रहे। कौन रहे? विक्रम साराभाई। और जो हम बात करते हैं इसका मूल संगठन क्या है? अंतरिक्ष विभाग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो लॉन्च करती है, मतलब वो यहाँ लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष की। 2025 तक जो बात करते हैं तो एस सोमनाथ रहे हैं। कौन रहे हैं? एस सोमनाथ। और इसरो क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसरो के हाल ही में जो माइलस्टोन एंड अचीवमेंट्स रही है, मतलब इसरो ने अभी तक क्या क्या यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। चलिए तो वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला, इसरो का पहला उपग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप किसी भी एग्जाम में देते तो आपको मिलेगा कि इसरो का जो पहला उपग्रह है वो क्या है? आर्यभट्ट है। और 1975 में इसको हमने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, भारत द्वारा निर्मित और सोवियत संघ यूरोपियन यूनियन जो है उसके द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, पहला स्वदेशी रॉकेट SLV 3 जो हमने 1980 में लॉन्च किया था। रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? रोहिणी उपग्रह में। नेक्स्ट, मुख्य रॉकेट प्रक्षेपण वाहन PSLV। नेक्स्ट, GSLV और GSLV Mk3। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो है वो हमने GSLV Mk3 से ही लॉन्च किया था। क्या होते हैं ये? ASLV, PSLV, GSLV, ये सभी वाहन होते हैं। क्या होते हैं? वाहन। हम कोई भी मिशन छोड़ते हैं वो इनको ही लेकर ही जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके की मिशंस की। अभी आपको पता होगा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, चंद्रयान 3, ये सभी किसने लॉन्च किए हैं? इसरो ने लॉन्च किए। तो वन बाय वन हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रयान 1 की बात करते हैं। तो चंद्रयान 1 को हमने कब लॉन्च किया था? 2008 में। इंडिया फर्स्ट लूनार मिशन। तो पहला पूछा जाएगा आपसे कि इंडिया का पहला लूनार मिशन जो था उसका नाम चंद्रयान 1 है, जिसको कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। सेकंड, हमने मंगलयान की बात करते हैं 2013, चंद्रयान 2 की बात करते हैं 2019, चंद्रयान 3 की बात करते हैं 2023। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि चंद्रयान 4 भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। आदित्य L1 2013-23 क्या है ये? आदित्य L1 जो है ये हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा। क्या करेगा ये? सूर्य की जो बाहर की किरणें हैं उनका ये मतलब बाहर की जो सतह है उसका अध्ययन करके लेकर आएगा। नेक्स्ट, सैटेलाइट प्रोग्राम की बात करते हैं। तो देखो, इनसैट, जीसैट, नेविक, कैरासैट एंड रिसैट सीरीज। अब हम आगे बात करते हैं भविष्य की योजनाएं। जो हमारा इसरो है
आगे भविष्य में क्या क्या करने वाला है, गगनयान, निसार जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और नासा कहा की अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अन्वेषण, हम शुक्रयान जो है उसको भी आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो ये रहा पूरा इसरो के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो कि वी राम सुब्रमण्यम रहे, एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएचआरसी क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब कि जो हमें भारत की मानव अधिकार जो है आयोग है, उसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं, वी राम सुब्रमण्यम। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ते हैं अब, है ना। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार एक स्वायत्त विधिक संस्था है। कैसी बॉडी है ये, स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी मतलब दो तरीके की बॉडी होती है। अगर आपका संविधान में किसी अनुच्छेद के द्वारा उल्लेख है, जैसे कि हम भारतीय आयोग की बात करते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो ये कैसी है, हमारी संवैधानिक बॉडी है। लेकिन ये कैसे है, इनको हमने किसी एक्ट द्वारा बनाया है, तो क्या हो जाएंगी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएंगी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होती है, इस समिति में कौन कौन होते हैं। हर कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा, ये थोड़ा सा मतलब वो गलत हो गया है शायद, विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है, विपक्ष के नेता। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, ये बता रही थी मैं आपको। राज्यसभा के सभापति नहीं होते, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं इससे हम। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अभी हाल ही में जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम या फिर न्यायमूर्ति वी रामचंद्रन। नेम एक जैसे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। तो अब हम बात करते हैं हमारी अगली न्यूज की। चलिए, फर्स्ट एवर ग्लास ब्रिज ओपन इन द इंडिया सदर्न मोस्ट, मतलब इंडिया के जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे अभी तक का पहला ग्लास ब्रिज क्या लॉन्च किया है हमने, ग्लास ब्रिज लॉन्च किया है, मतलब बनाया है एक तरीके से ना, ग्लास का ब्रिज बनाया। इससे रिलेटेड समझते हैं क्वेश्चन। और कहाँ पे बना है ये, तमिलनाडु में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है वो हमने किस राज्य में बनाया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कांच का पुल या फिर ग्लास ब्रिज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द ईयर, खेल रत्न अवार्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम खेल रत्न अवार्ड की। जो भी यहाँ पर विनर्स हुए हैं, जिनको जो भी अवार्ड मिले हैं, चाहे हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें, चाहे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला इसमें कुछ न्यूज बताई गई है ना आपको, तो आप पहले उनको पढ़ लीजिए। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, इनको क्या मिलने वाला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिलने वाला है, जो हमारा क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय अवार्ड है। कैसा अवार्ड है ये, राष्ट्रीय अवार्ड है। तो मनु भाकर की बात करते हैं, क्या है मनु भाकर, पिस्टल शूटर है। तो मनु भाकर जो है उनका संबंध किससे है, पिस्टल शूटर से है। और इनको पेरिस ओलंपिक जो हुए थे वहां पे इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतकर निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली है पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध किससे है, पिस्टल शूटर से है। आगे बात करते हैं हम सर्वजोत सिंह की, जो भी एयर पिस्टल है, इनके साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता है, मनु भाकर ने ही। मतलब कि देखो, सबसे पहले एक अकेले होते हैं, फिर एक टीम में भी होते हैं, तो उन्होंने उसमें भी मनु भाकर को क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी टीम से संबंधित है। इनको दूसरा कांस्य पदक मिला गया ओलंपिक में, दूसरा कांस्य पदक। इनको भी क्या मिलने वाला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप बात कर लीजिए स्वप्निल कुसाले की बात कर लीजिए, सर्वजोत सिंह की बात कर लीजिए, रेसलर जो अमन सहरावत है इनकी बात कर लीजिए, है ना।
तो ये क्या रहे हैं हमारे ज्योति यारा जी की बात कर लीजिए। आगे इनको अर्जुन अवार्ड्स मिलेंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और याद कर लीजिए। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 विनर्स लिस्ट। सबसे पहले जो मेजर ध्यानचंद है वो कितने लोगों को मिला है, याद रखना 4 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 4 को। सबसे पहले गुकेश जो शतरंज खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स है, मनु भाकर वेरी इंपॉर्टेंट जो शूटर है, मैंने अभी बताया था आपको, निशानेबाजी है। यहाँ पे पिक्चर भी लगी हुई है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मनु भाकर है, ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मिला है, शूटिंग से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार गोल्ड मिला है, मेडलिस्ट है, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। हरमनप्रीत सिंह जो क्या खेलते हैं, हमारी हॉकी खेलते हैं। डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में चल भी रही थी, ये विनर रह चुके हैं चारों, तो इनका नाम आपको याद रखना है। आगे अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं हम। तो अर्जुन अवार्ड देखो बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लाइफ टाइम का समझते हैं। सुच्चा सिंह जो एथलेटिक्स रह चुके हैं और मुरलीकांत पेटकर जो पैरा स्विमिंग से रह चुके हैं, इनको क्या मिला है? लाइफ टाइम, मतलब कि लंबे योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट लिस्ट में हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। देखो द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक रेगुलर कैटेगरी होती है और एक लाइफ टाइम कैटेगरी होती है। तो जो नियमित वाली है इसमें सुभाष राणा जिनका संबंध पैरा शूटिंग से है, दीपाली देश पांडे जिनका संबंध शूटिंग से है, संदीप सांगवान जिसका संबंध हॉकी से है। और लाइफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन से संबंधित है और अरमांडो कोलाको जो फुटबॉल से संबंधित है। इनको क्या मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। एक और क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 विजेता कौन रहे हैं? तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। क्या है ये? पूरी एक फाउंडेशन है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 का मिला है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अर्जुन अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो इतने सारे लोगों को अर्जुन अवार्ड्स मिल गया है, 1 बाय 1 आपको क्या करना है इसमें, आपके स्टेट से जो भी मतलब विनर रहे हैं उनका नाम याद रखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ज्योति यारा जी जिनका संबंध एथलेटिक्स से है, अन्नू रानी जिनका संबंध एथलेटिक्स से है, नीतू खंडवास जिनका संबंध मुक्केबाज है, स्वीटी बोरा मुक्केबाजी, बंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे वेरी इंपॉर्टेंट नाम, आपको इनका नाम याद ही रखना है। आपको किसी भी एग्जाम में सलीमा टेटे का नाम मिलता है तो आपको हॉकी टिक करना है। नेक्स्ट, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह इनका नाम भी याद रखना है हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी। ये हॉकी वाले जितने भी हैं आपको अच्छे से याद करना है। राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जेराव पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स। आगे थोड़े से और भी हैं, उनको रिवाइज कीजिए आप। प्रणब शर्मा पैरा एथलेटिक्स, होकाटो पैरा एथलेटिक्स, सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स, नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स, नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन, तुलसी मिति पैरा बैडमिंटन, नित्या पैरा बैडमिंटन, मनीषा पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार। जो भी यहाँ एमपी के करंट अफेयर्स सुन रहा है देख रहा है वो याद रखिएगा, एक कपिल परमार का नाम और एक रुबीना फ्रांसिस का, क्योंकि इन दोनों का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। तो कपिल परमार जो क्या है, क्या खेलते हैं? जूडो से संबंधित है, पैरा जूडो। रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग से संबंधित है। बाकी हम बात करते हैं मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, स्वप्निल कुशाले का नाम भी इंपॉर्टेंट है, शूटिंग से याद रखना, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी, अमन सहरावत वेरी इंपॉर्टेंट, अमन सहरावत का नाम भी आपको याद ही रखना है। अमन सहरावत किससे रिलेटेड है? कुश्ती से रिलेटेड है। इन्होंने अभी हाल ही में जो हमारे ओलंपिक हुए थे और पैरालंपिक हुए थे उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, तो याद रखिएगा आप कपिल परमार का नाम एंड रुबीना फ्रांसिस का नाम, और अमन सहरावत का नाम रख सकते हैं आप, अन्नू रानी का नाम याद रख सकते हैं आप, और आगे भी जो सलीमा टेटे जो हॉकी से संबंधित है, सुखजीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, तो इनके नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। इन्हें क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। चलिए अगली न्यूज की बात करते हैं अब हम। ये दोनों जो पिक्चर मैंने आपको बताई थी रुबीना फ्रांसिस की है और ये हमारे कपिल परमार की है, जो जूडो से संबंधित है। रुबीना फ्रांसिस किससे संबंधित है? आपकी
नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कि है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो क्या है, केंद्र सरकार ने आज 1 जनवरी 2025 से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल की शुरुआत की है। तो पहले सबसे पहले यही आएगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है उसकी शुरुआत कब से हुई है? 1 जनवरी 2025 से हुई है। तो डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच के लिए आज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है। मतलब जो भी डिजिटल साधन शुरू होते हैं, जो सिटीज होती हैं, उनमें आपको बिना किसी प्रॉब्लम के अभी जितना भी सब्सक्रिप्शन है वो आराम से मिल सके, मतलब कि बिना किसी रुकावट के। इसलिए हमने यह वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है इसको शुरू किया है। आगे बात करते हैं अगली न्यूज की। संतोष ट्रॉफी, इसमें क्या याद रखना है आपको? संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। और क्या किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने हैदराबाद में केरल को 1-0 से हराकर जीती है। कौन जीता है इस साल की संतोष ट्रॉफी? पश्चिम बंगाल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपसे यही पूछा जाएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। अगली न्यूज की बात करते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद ही रखनी चाहिए। भारत 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री के स्थान पर मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये मैत्री क्या है, राइट? और फिर बात करेंगे मैत्री 2 क्या है। देखो, उपमहाद्वीप है अंटार्कटिका, है ना? तो वहां पर हमने क्या, कुछ अंतरिक्ष जो अनुसंधान है हम करते रहते हैं, जैसे कि हम गंगोत्री की बात करते हैं, तो ये इनके नाम था दक्षिण गंगोत्री जो है, ये हमने वहां पे ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था। तो ये मैत्री जो है ये भी किया था हमने। तो अब इसके स्थान पर हम ये इसका नाम रखने वाले हैं अनुसंधान का, ठीक है? मैत्री 2 को वर्तमान स्टेशन के निकट पूर्वी अंटार्कटिका में स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगभग 90 वैज्ञानिक रहेंगे। मतलब वहां पे रिसर्च करते रहेंगे अंटार्कटिका में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड। तो मैत्री 2 याद रखना है हमने, क्या है ये? अनुसंधान केंद्र है और कहां पर है? अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बस मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है आपका। मैत्री अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, ये अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन 2, इसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। तीसरा, इसे भारत के पहले अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, के बाद स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन है आपके केवल 1, केवल 2, केवल 3, सॉरी सभी 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। सो फ्रेंड्स, ये रही अब तक की वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।